हेलो फ्रेंड्स, मैं शालिनी पांडे स्वागत करती हूँ आपके चैनल शालिनी बियॉन्ड स्टडी में। आज बात कर रहे होंगे इम्पॉर्टेंट टॉपिक जहाँ पे मैंने एंड किया था आपका एक पहले वीडियो में, वहीं से आगे के टॉपिक स्टार्ट कर रहे होंगे और ये सीरीज़ आपके एग्ज़ाम तक आपके साथ जो है जारी रहेगी। हम यहाँ पे आवास और पुनर्वास के बीच में डिफरेंस समझेंगे। इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, पूछा जाता है क्या डिफरेंस है दोनों में। तो एक बेसिक नॉलेज के साथ जो है हम चीज़ों को स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको ये चीज़ें बता दूं कि क्या यहीं पे आप समझ लीजिए पुनर्वास और आवास क्या होता है। पुनर्वास, ठीक है, आप ऐसे तोड़ के पढ़िए। पुनः आवास तो मतलब वास का मतलब होता है बसाना, पुनः मतलब दोबारा, ठीक है। तो पुनर्वास का मतलब होता है कि अगर किसी व्यक्ति में कोई एबिलिटी, कोई योग्यता जो पहले थी आज वो नहीं है, तो दोबारा से उसके अंदर वो एबिलिटी जो है वो बसा देना। और आवास का मतलब होता है बच्चे के अंदर जो नहीं थी, बच्चा जो चीज़ें नहीं जानता था, उसको नॉलेज ही नहीं थी उस चीज़ की, और उस चीज़ को जब आप उसके अंदर डेवलप करते हो तो वो आवास कहलाता है। तो आवास मतलब किसी नई चीज़ को डेवलप करना, और पुनर्वास मतलब पुरानी चीज़ों को ही दोबारा उसके अंदर देना, जो है विकसित करना। तो ये एक बेसिक डिफरेंस होता है आवास और पुनर्वास में। जब आप इसको ध्यान में रखेंगे तो दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो आप बेहतर निकाल पाएंगे और आपको रटने की ज़रूरत नहीं होगी इन डिफरेंसेस को। चलिए अब हम थ्योरी पढ़ लेते हैं क्या है चीज़ें। तो पुनर्वास होता है अक्षमता या दुर्बलता वाले किसी व्यक्ति की मदद करना। देखिए, मैं आपको यहाँ एक एग्जांपल और देना चाहूँगी, उसके बाद हम इसको समझते हैं तो फिर और ज़्यादा हम क्लैरिटी के साथ समझ पाएंगे। यहाँ पे आप समझ लीजिए कि जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति का घर था और वो बहुत बेहतरीन घर बना हुआ था। कोई प्राकृतिक आपदा आती है, जैसे बाढ़, कुछ भी हो गया, कोई भी आपदा आई, और उस वजह से क्या हुआ कि व्यक्ति का जो घर है, ठीक है, जैसे भूकंप आया और व्यक्ति का घर जो है वो 3 मंजिला का था, वो ढह गया, ठीक है। तो अब अगर पुनर्वास हम करेंगे तो हम क्या करेंगे, उस व्यक्ति को अब पुराने जैसा तो हम नहीं बना सकते हैं, उतना बढ़िया, उतना बेहतरीन, ठीक है, लेकिन हम उसके रहने लायक उसका एक घर बना देंगे, या फिर जो घर उसका टूट फूट गया है उसी को हम मरम्मत करवा देंगे। तो इसका मतलब ये पुनर्वास हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, हम उस व्यक्ति का पुनर्वास कर रहे हैं। लेकिन आवास अगर हम करेंगे तो हम जब किसी व्यक्ति को कोई नया घर बना कर दे दें, उसके पास घर नहीं था बिल्कुल भी रहने के लिए, और हम उसको एक नया घर दे रहे हैं, वो आवास कहलाता है, ठीक है। तो ऐसे आप ध्यान रखिएगा कि पुनर्वास और आवास में डिफरेंस क्या है। अब हम इसी कॉन्सेप्ट को, जो हमने अभी आपको एग्जाम्पल के थ्रू बताया, इसी को हम अपनी थ्योरी में इंक्लूड करेंगे और इसी बात को ध्यान में रख करके दोनों में हम डिफरेंस पढ़ेंगे। इससे क्लैरिटी के साथ दोनों में डिफरेंस क्लियर हो जाएगा और हमें रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए समझते हैं। तो हमने आपसे कहा अक्षमता या दुर्बलता वाले किसी व्यक्ति की मदद करना। कोई ऐसा व्यक्ति है जो अक्षम है, सक्षम नहीं है अब काम को करने में, जैसे पहले कर पाता था, हाथ जो थी उसके हाथ है, लेकिन उस हाथ से जो है वो बेहतर नहीं लिख पा रहा है, तो उसकी मदद कर देना ताकि वो बेहतरी के साथ लिख सके। लिख तो सब लेते हैं थोड़ा बहुत, लेकिन क्लैरिटी के साथ वो चीज़ों को कर सके, जिस काम में करने में अक्षम है उसको भी वो कर सके, ये उसका पुनर्वास हो जाएगा। विकलांग और आवास में अगर हम देखते हैं तो विकलांगता या विकलांगता के साथ पैदा हुए व्यक्ति की मदद करने के लिए यह उन विकास क्षमताओं को संदर्भित करता है जो कभी अस्तित्व में नहीं थी। अगर हम यहाँ बात करते हैं आवास की, अगर हम बात करेंगे तो जैसे मान लीजिए एक बच्चा है और अभी उसको ज़रूरत है जो है व्यवसाय की, लेकिन उसके अंदर कोई एबिलिटी नहीं है जिसके माध्यम से वो व्यवसाय कर सके, तो उसको आर्ट एंड क्राफ्ट की कुछ चीज़ें सिखा देना, कोई नई चीज़ बनाना, जैसे गत्ता पैक करना हो गया, तो इसके हुनर को उसके अंदर विकसित कर देना, ये हो जाएगा उसका आवास करना। यह आपकी दीर्घ अवधि की प्रक्रिया होती है। मतलब जो पुनर्वास होता है वो एक दीर्घावधि प्रक्रिया होती है, एक लंबे जो आपका पुनर्वास होता है वो एक लंबे समय की प्रक्रिया होती है। इसका मतलब क्या है कि मतलब ये एक लंबा समय भी होता है और एक अल्प समय, दोनों की प्रक्रिया होती है कि कुछ ऐसी एबिलिटी होगी जिसे आप विकसित करने में आपको एक लंबा समय लग जाएगा, और कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जिसको आप बहुत कम टाइम में जो है बच्चे के अंदर विकसित कर देंगे।
लेकिन वहीं अगर हम बात करते हैं आपकी आवास की, तो ये एक लंबी प्रक्रिया होती है। किसी का एक नया घर बना करके उसको दे देना, उसमें ज़्यादा टाइम लगेगा। लेकिन किसी का घर था पहले और वो टूट फूट गया है, उस पर आप मरम्मत करवा दे रहे हो, ठीक है, तो वो एक अल्प अवधि की प्रक्रिया हो जाएगी। लेकिन ऐसा भी हो सकता है घर बहुत ज़्यादा ढह गया हो, अब आपको जो है बिल्कुल जैसे नया बना के हम देते हैं उतनी ज़्यादा ही उसमें मेहनत करनी पड़े। तो हम कह सकते हैं कि जो आपका पुनर्वास होता है ये दोनों प्रक्रिया है, लंबी अवधि की भी है और ये जो है अल्प अवधि की भी है। लेकिन आवास जब होगा तो वो एक लंबी अवधि की प्रक्रिया, क्योंकि हम वहाँ जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं और यहाँ पे कुछ चीज़ें विकसित हैं, हम बस एक सीढ़ी का काम करके उसको और ज़्यादा आगे बढ़ा रहे हैं। तो यह अपने स्वयं के पर्यावरण की वृद्धि से संबंधित होता है, मतलब उसके ही एरिया को हम विकसित कर रहे होते हैं। तो पुनर्वास क्या होता है, उसके ही क्षेत्र को बढ़ा देना, ये पुनर्वास होता है। जबकि यहाँ हम बात कर रहे होते हैं तो ये आपका बच्चे के अंदर कोई नया कौशल डेवलप कर देना है, ठीक है, तो ये आपका आवास होता है। पुनर्वास एक व्यापक अवधारणा है और इसमें आवास भी आ जाता है। लेकिन नहीं, अगर हम बात करते हैं आवास की, तो आवास क्या होता है, ये पुनर्वास की अपेक्षा एक संकीर्ण प्रक्रिया होती है आपकी। तो ये दोनों चीज़ें आप याद रखेंगे। ऐसा डिफरेंस आपसे पूछा जाता है तो 2-4 डिफरेंस आपको पता रहेगा। आप भी जानते हैं इस पर लॉन्ग क्वेश्चन नहीं बनेगा, मतलब 5 नंबर की क्वेश्चन तो इस पर बिल्कुल नहीं बनने वाले हैं। इसमें जो भी क्वेश्चन बनेंगे वो शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, ये शॉर्ट टाइप में आपकी हेल्प करेगा। इंपॉर्टेंट टॉपिक था तो मैंने क्लियर कर दिया। उसके बाद 1.3 आपका आता है, जिसमें अलग अलग हमें एक्ट के बारे में पढ़ना है, जो कि अलग अलग समय में आया है। सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ इसमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। तो हमें बेंचमार्क विकलांगता जाननी है। 1 नंबर में पूछा जाता है बेंचमार्क विकलांगता से क्या तात्पर्य है, तो वहाँ आप बताइएगा। मैं यहीं पर आपको क्लियर कर दे रही हूँ। आप बस इतना ध्यान रखिएगा कि अगर किसी व्यक्ति में 40% डिसेबिलिटी होती है तो वो व्यक्ति जो है वो बेंचमार्क विकलांगता की कैटेगरी में आता है, ठीक। आप भी जानते हैं कि कोई भी विकलांग होने के लिए उसकी जो डिसेबिलिटी का परसेंटेज है वो 40 अबव ही होना चाहिए, मतलब 40 से कम नहीं होना चाहिए। मतलब 40 से ज़्यादा हो सकता है पर 40 से कम नहीं होना चाहिए। अगर किसी में 40 से कम जो है, मतलब अगर आपकी 40% से कम डिसेबिलिटी किसी में है तो उसको डिसेबल नहीं कहते हैं। तो 40% अगर जो व्यक्ति में डिसेबिलिटी है या उससे ज़्यादा होती है तो उसी को हम विकलांगता की श्रेणी में रखते हैं और इसी को हम बेंचमार्क विकलांगता कहते हैं। तो ये है। और बाकी इसके बारे में कुछ एक्ट आए हैं अलग अलग समय पे, तो जो कानूनी प्रावधान किए गए हैं दिव्यांग बच्चों के लिए राष्ट्रीय स्तर पर, उनके बारे में हमें जानना है। तो सबसे पहले इसमें हम जो है PWD के बारे में पढ़ते हैं, जिसे आप पर्सन्स विद डिसेबिलिटी कहते हैं। PWD फुल फॉर्म आप याद रखिएगा। फुल फॉर्म की एक वीडियो भी मैंने बना रखी है सेपरेट, तो आप उसको भी देख लीजिएगा। उसमें मैंने इंपॉर्टेंट जितने फुल फॉर्म है वो मैंने बता रखा है, तो इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि 1-2 नंबर आप वहाँ से भी गेन कर पाएंगे। और आप जानते हैं अभी आपका सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम है, आप पहले से कुछ चीज़ें जानते हैं कि हाँ कौन कौन से हमारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि जब एग्ज़ाम था तो उस टाइम भी आपने कुछ पढ़ा होगा, ठीक है। तो अभी मैं आपसे ये कहूँगी कि आपने पहले जो पढ़ा था तो कुछ कमियाँ रही होंगी, जिसकी वजह से अब दोबारा से या फिर RCI की गलती की वजह से हम दोनों कह सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जो बेहतर कर सकते थे। बेहतर 18 नंबर लाना 45 में कोई बड़ी बात नहीं होती, वो भी रिटन एग्ज़ाम में तो मतलब मिल ही जाता है। लेकिन फिर भी मैं अगर कहती हूँ कि जो भी कमियाँ रही हों आप में, या जो भी आपने, अगर आपको लग रहा है कि आपकी कमी थी कुछ, तो उसको थोड़ा सा अपनी कमियों को सुधार करिएगा। और जो भी चीज़ें हैं, जितनी चीज़ें आपको बताई जा रही हैं कि इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म पढ़ लीजिएगा, क्योंकि 1-2 नंबर वहाँ से आपको मिल जाएंगे। और ये जो फुल फॉर्म आपको दिए गए हैं, मतलब जो वीडियो बनाया गया है उसको देख लीजिएगा। 10-12 मिनट का वीडियो है और इसमें लगभग 25 से 30 इंपॉर्टेंट बताए गए हैं, उनको नोट डाउन कर लीजिएगा, उन्हीं को याद कर लीजिएगा। याद करना भी बहुत आसान होगा, ठीक है। तो उसको पढ़ लीजिएगा एक बार, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अब यहाँ पे पर्सन विद डिसेबिलिटी की बात, मतलब PWD की बात करते हैं। तो PWD का फुल फॉर्म आप पढ़ लीजिएगा, जिसे हम पर्सन्स विद डिसेबिलिटी इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोटेक्शन ऑफ राइट, ठीक है। तो ये आप उसको जो है देख लीजिएगा। तो ये फुल फॉर्म है पर्सन्स विद डिसेबिलिटी, हम कहते हैं इसको। ये जो आपका अधिनियम आया था,
देखिए, इसमें हमें कुल 4 प्रकार के डिसेबिलिटी मतलब 4 एक्टों के बारे में पढ़ना है। जैसे भारतीय पुनर्वास परिषद है आपका, तो भारतीय पुनर्वास परिषद 1992 में जो आपका आया था, जो कि जैसे आप जानते हैं RCI के बारे में, जो कि कोर्स को रेगुलेट करता है। कोई भी दिव्यांगता के क्षेत्र में जो कोर्स चलते हैं या विशेष शिक्षा के जितने भी कोर्स चलते हैं उसको रेगुलेट करने का काम करता है। तो वो आपका उसके बारे में पढ़ना है। NTA पढ़ना है, नेशनल ट्रस्ट एक्ट के बारे में 1990 में जो आया था, जिसमें कुछ डिसेबिलिटियों को शामिल किया गया था। ऑटिज्म, सेरेब्रल पाल्सी, बौद्धिक दिव्यांगता, बहुदिव्यांगता। उसके बाद आपका RPWD आया है 2016 में जो आपका आया था, और मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम जो कि 2016 के बाद 2017 में जब RPWD लागू हुआ था जिस सन में, उस सन में आपका मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम लाया था। ठीक है, तो इन सब के बारे में पढ़ना है और PWD के बारे में भी जानेंगे। चलिए, सबसे पहले ये पढ़ लेते हैं, क्योंकि इसको पढ़ के जो है वो थोड़ा सा क्लैरिटी आएगा और जो है फिर हम RCI को पढ़ रहे होंगे। तो दिव्यांग जन अधिनियम कहते हैं हिंदी में, जिसमें समान अवसर की बात की गई थी, अधिकारों के संरक्षण की बात की गई थी कि जो भी दिव्यांग व्यक्ति हैं उनके अधिकारों का संरक्षण किया जाए, और जो है उनको जो भी समाज में जैसे एक नॉर्मल व्यक्ति को अधिकार है ना, मौलिक अधिकार हैं सभी को, तो ऐसे दिव्यांग बच्चों को भी जो है वो मौलिक अधिकार मिले। मौलिक अधिकार में जैसे हमारा शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार मौलिक अधिकार है, तो क्या है कि सभी को शिक्षा मिल सके, समानता हो, जो है कोई भेदभाव ना हो, और सभी को पूर्ण भागीदारी मिल सके समाज के हर एक कार्यक्रम में। जैसे सामान्य बच्चों को मिलता है वैसे दिव्यांग बच्चों को भी मिल सके। तो इसके लिए आपका ये लाया गया था 1995 में, जो है ये आपका लाया था। वर्तमान समय में ये निरस्त कर दिया गया है, मतलब ये प्रभावी नहीं है। इसी के स्थान पर जो है वो आपका एक नया एक्ट आया हुआ है, जो कि इसी में कुछ संशोधन के द्वारा, मतलब जो आपका PWD 1995 में आया था, इसी में कुछ संशोधन किए गए हैं, और इसी में संशोधन के बाद RPWD लाया गया। पहले PWD था तो 1995 में आया था, और उसके बाद RPWD आता है आपका, जो 2016 में आता है। ये क्या था, तो ये भी दिव्यांग बच्चों के हित में काम करने के लिए आया था, और ये इसी का जो है विस्तृत रूप था। जो PWD 1995 में था, उसी PWD में कुछ संशोधन करके, या फिर हम कह सकते हैं इसको निरस्त करके, इसके ही स्थान पे RPWD 2016 आपका लाया गया था। आपसे पूछा जाएगा PWD का जो है इसका पूरा पहली बात तो मैं आपको जितना बता रही हूँ उतना याद रखिएगा। इसमें आपको चीज़ों को रटने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले फुल फॉर्म पढ़ लीजिएगा, जो फुल फॉर्म दिया गया है। उसके बाद दूसरा काम आपका होगा कब ये लाया गया था, कब ये लागू हुआ। 1995 में आया, 1 साल बाद लागू हुआ, 1996 में लागू हुआ। इतना बात ध्यान रखिएगा। उसके बाद आपको क्या ध्यान रखना है, तो आपको ध्यान रखना है कि ये किस चीज़ के लिए था, तो आप बताएंगे विकलांग बच्चों के हित में था। विकलांग बच्चों को समान अवसर देना, हर एक क्षेत्र में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करना, दिव्यांग बच्चों के जो अधिकार हैं उनका संरक्षण करना, कि कोई उनके अधिकारों का हनन ना कर सके, इसके लिए आपका ये लाया गया था। उसके बाद इसमें अगर हम बात करते हैं तो जब ये लागू हुआ था, मतलब 1996 में लागू हुआ था, और आप जानते हैं कि जो 1996 में ये लागू हुआ उस समय जम्मू कश्मीर को एक विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त था, आर्टिकल 370 के तहत और जो है 35A के तहत। ठीक है, तो इन दोनों के तहत उसको एक विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त था, तो वहाँ पे ये लागू नहीं हुआ था, और वो सिर्फ जम्मू कश्मीर को छोड़कर जो है वो पूरे भारत में जो है इसको लागू कर दिया गया था। तो ये बातें आप ध्यान रखेंगे जो मेन इंपॉर्टेंट है। और इसमें कुछ डिसेबिलिटियाँ शामिल की गई थी, कुल 7 डिसेबिलिटियाँ इसमें जो है वो शामिल की गई थी। जैसे आपका हियरिंग इम्पेयरमेंट है, और लो विजन है, विजुअल इम्पेयरमेंट है, ठीक है, लोकोमोटर डिसेबिलिटी है, मेंटल इलनेस है, मेंटल जो है अगर हम बात करते हैं मेंटल रिटार्डेशन है। तो इस तरह से कुल 7 डिसेबिलिटियों को जो है इसमें शामिल किया गया था। तो ये आप देख लीजिएगा, इतनी चीज़ आप याद रखिएगा। और ये जो थ्योरी है उसमें आप एक बात को ध्यान में रख करके अपना थ्योरी लिख सकते हैं कि ये पूरा अधिनियम जो आया था वो विकलांग बच्चों के हित में था, उनको अधिकार दिलाना, उनको जो है शिक्षा दिलाना, तो इन्हीं के लिए था ये। अब इसके जब हम उद्देश्य को पढ़ेंगे तो ये पूरा क्लैरिटी के साथ ये क्लियर हो जाएगा कि ये क्यों लाया गया था। तो इसका उद्देश्य था विकलांग बच्चों को एक अवरोधहीन वातावरण उपलब्ध कराना, जहाँ पे बच्चों को जो है वो किसी प्रकार की कोई बाधा ना हो, और एक बेहतर तरीके का इन्वायरमेंट बच्चों को मिल सके, ऐसा इन्वायरमेंट उपलब्ध कराना इसका उद्देश्य था। विकास लाभ में दिव्यांग व समान व्यक्ति की भागीदारी में हर प्रकार के भेदभाव को दूर करना, कि बच्चों के साथ किसी प्रकार का कोई भेदभाव ना है। आपने ऊपर ही पढ़ा
की फुल पार्टिसिपेशन की बात करता है। ये दिव्यांग व्यक्ति के प्रति अपराध या उसके शोषण की किसी भी परिस्थिति का मुकाबला करना। आपने पढ़ा ऊपर कि अधिकारों के संरक्षण की बात करता है। ये उसके फुल फॉर्म में ही ना सारी बातें लिखी गई हैं, उसके सारे उद्देश्य उसी के फुल फॉर्म में निहित हैं। ठीक है, तो आपको बस उसको समझ लेना है कि आखिर ये है क्या। फुल पार्टिसिपेशन की बात करेगा। फुल पार्टिसिपेशन कब मिलेगा? जब किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं रहेगा और उसके अधिकारों का संरक्षण करता है। किसी प्रकार के भेदभाव, किसी प्रकार के शोषण के खिलाफ सख्ती के साथ ही जो है ये काम करता है। दिव्यांग व्यक्तियों को समान अवसर देने के लिए कि जो भी रणनीतियाँ हो सकती हैं, जो भी कार्यक्रम हो सकते हैं, उसको एक व्यापक रूप देना, उसको एक व्यापक ढांचा उसका तैयार करना। दिव्यांग व्यक्तियों को समाज के साथ जोड़ना, क्योंकि अगर हम किसी को समान अधिकार दे रहे हैं तो बिना समाज के साथ जोड़े हम नहीं दे सकते हैं। तो बच्चे को समाज के साथ जोड़ने का काम ये करता है। दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों को बेहतर सुरक्षा प्रदान करना इसका उद्देश्य था, ताकि राष्ट्रीय जीवन सहभागिता का वो उपयोग कर सके, योग्य बन सके। दिव्यांग व्यक्तियों की रोकथाम मतलब विकलांगता जो है उसका रोकथाम करना, विकलांग लोगों के अधिकारों की सुरक्षा करना, चिकित्सा देखभाल, शिक्षा, प्रशिक्षण, रोजगार, ये सारी चीज़ें उपलब्ध कराना, तो इसका उद्देश्य था। और हम कह सकते हैं कि जब से PWD आया, फिर RPWD आया, तो विकलांग व्यक्तियों के प्रति लोगों के सोच में भी परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा। और गैर विकलांग व्यक्तियों की तुलना में विकलांग व्यक्तियों को सभी भेदभाव को जो है वो दूर करना, विकलांग व्यक्तियों के दुर्व्यवहार, वही सब चीज़ें हैं, आप पढ़ लीजिएगा, मैंने आपको समझा दिया जो भी मेन पॉइंट था इसमें। उसके बाद NTA के बारे में जानते हैं। NTA नेशनल ट्रस्ट एक्ट कहते हैं इसको हम। तो ये क्यों था? ये 1995 में आया था। 7 प्रकार की डिसेबिलिटी PWD में एक्ट थी। NTA 1999 में आता है, PWD के बाद आता है, और 4 प्रकार की डिसेबिलिटियाँ इसमें कुल इंक्लूड की गई थी, जिसमें आपसे पूछा जाता है कौन कौन सी डिसेबिलिटी है। तो आर्टिज्म है, सेरेब्रल पाल्सी है, बौद्धिक दिव्यांगता है और बहु दिव्यांगता है। ध्यान से देखिएगा, यही 4 डिसेबिलिटी है। श्रवण बाधिता और दृष्टिबाधिता, ये सारी डिसेबिलिटियाँ इसमें नहीं है। इसमें बौद्धिक अक्षमता है, बहु विकलांगता है, सेरेब्रल पाल्सी और आर्टिज्म। तो इसको ध्यान रखिएगा। अधिनियम का पूरा नाम जो है आप उसको याद रखिएगा, और अध्यायों से आपको कुछ लेना देना नहीं है, कितनी डिसेबिलिटियां हैं इसको याद आप जो है वो रख लीजिएगा। तो यहीं से आपका काम हो जाएगा। सभी के काम एक जैसे ही हैं, सभी के काम एक जैसे हैं, सभी बच्चे की हित में काम करते हैं। तो निःशक्तता वाले जो भी लोग हैं उनको समर्थ बनाना, सशक्त बनाना और समुदाय के भीतर निकट संबंधों को जो है वो स्वतंत्र रूप से और पूर्ण रूप से रह सके, और जो है इसके लिए वो समाज का अंग बन सके, इसके लिए काम करता है। जो सुविधाएं हैं उनको मजबूत बनाने में सहायता करे, और परिवारों के जो अंदर रह रहे हैं उनको समाज से बाहर निकाला जाए और समाज के साथ वो पूर्ण भागीदारिता जो है वो अपनाते, और पंजीकृत संगठनों को सहायता प्रदान करें कि निःशक्तता वाले व्यक्तियों को परिवार में संकट की अवधि के दौरान मजबूत आधारित सेवाएं जो है वो उपलब्ध करा सके। ये भी था कि जो भी जैसे NGO चलते हैं दिव्यांग बच्चों के हित में, तो उनको फंडिंग करना भी इसका NTA का काम था, ताकि बच्चों के जो माता पिता हैं उनको भी जो है वो सुविधाएं मिल सके थोड़ी सी, ताकि वो बच्चों की बेहतर तरीके से जो है वो देखभाल कर सके। जो भी निःशक्तता वाले बच्चे हैं उनकी समस्याओं का निपटारा करना, जिन्हें परिवार से सहायता नहीं मिलती है। निःशक्तता वाले व्यक्तियों के संरक्षकों मतलब जो भी उनको पालने वाले हैं, जो भी उनके माता पिता हैं, अगर उनकी मृत्यु हो गई है या उनका देखभाल करने वाला कोई नहीं है, या जो भी उनकी स्थितियां हैं, तो उनको सुरक्षा प्रदान करना, उनके लिए जो भी बेहतर हो सकता है वो उपाय करना। तो ये सारे जो उद्देश्य थे वो आपके NTA के थे। पूर्ण भागीदारी देना, समान अवसर देना, अधिकारों की सुरक्षा करना। तो आप यहाँ से मैं आपको तरीका बता रही हूँ, ठीक है। थोड़ा सोचने का दायरा बढ़ाइए, और विकलांग व्यक्तियों के लिए कितना ज़्यादा पॉजिटिव आप कर सकते हैं इसको रटिए नहीं, बस सोचिए कि आप विकलांग व्यक्तियों के लिए आप अगर होते, ठीक है, सिस्टम में, और आपको विकलांग बच्चों के हित में काम करना है, तो आप क्या कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ें कर पाएंगे। क्या हम करेंगे? उनको बेहतर इन्वायरमेंट देंगे, कोशिश करेंगे कि उनके माता पिता को थोड़ी धनराशि या जैसा भी पॉसिबल हो सकता है वस्तुओं के माध्यम से सहायता उपलब्ध कराने का प्रयास करेंगे। समाज लोगों के साथ उनका घुलना मिलना, ये सारी क्रियाकलाप को हम करवाएंगे, मतलब पॉजिटिव चीज़ें ही तो करेंगे। तो जो भी अधिनियम आए हैं वो सब विकलांग बच्चों के हित में थे। किसी एक अधिनियम के उद्देश्य को याद कर लीजिए, ठीक है। अगर आप नहीं सोच पा रहे हो तो किसी एक अधिनियम के उद्देश्य को याद कर लीजिए। PWD के सारे उद्देश्यों को रट डालो, उसके बाद कोई भी अधिनियम पूछे, उसके उद्देश्य पूछे, वही उठा के डाल दो, कोई गलत नहीं कर सकता है। तो ये तरीका है करने का, कम समय में हम बेहतर कर सकते हैं। ऐसे ही पॉजिटिव जितनी चीज़ें लग रही हैं, मुख्य धारा से जोड़ना, शिक्षा उपलब्ध कराना, अधिकारों का संरक्षण करना,
पूर्ण भागीदारी देना, बाधा मुक्त वातावरण उपलब्ध कराना। बस इसी 8-10 लाइन को रट डालो। और यही जब आपसे कहा जाए कि इसके उद्देश्य बताइए, एनटीए के उद्देश्य बताइए, तो एनटीए 4 प्रकार की विकलांगता शामिल है। इन्हीं 4 प्रकार की विकलांगताओं के बेहतरी के लिए काम करेगा। जो एनजीओ चलेगा उसको फंडिंग करने का काम करेगा, बच्चों को समाज की मुख्यधारा से जोड़ने का काम करेगा, अधिकारों का हनन होगा तो उसके खिलाफ जो है वो कठोर कार्रवाई करने का आश्वासन देता है। ठीक है, तो ये सारे आप ऐसे इस तरीके से आप पढ़ सकते हैं। बाकी बुक्स दिया गया है, अगर आप चाहें तो एक एक लाइन को रट भी सकते हैं, आपके ऊपर है आप कैसा पढ़ते हैं। दिव्यांग अधिकार अधिनियम 2016 में आया, मैंने आपको ऊपर ही बताया। पीडब्ल्यूडी आपका आया था 1995 में, और इसी को निरस्त करके इसी के स्थान पे आरपीडब्ल्यूडी लाया गया। क्यों ज़रूरत पड़ी उसको निरस्त करके इसको लागू करने का, तो उसका एक उद्देश्य था क्योंकि यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी जो यूएनसीआरपीडी का एक कन्वेंशन हुआ था, तो 2009 में ये कन्वेंशन हुआ था, तो भारत ने भी इस पे हस्ताक्षर किए थे यूएनसीआरपीडी के कन्वेंशन पे, जहाँ पे बच्चों को एक बेहतर एनवायरनमेंट देने की बात की जा रही थी। तो इसी के लिए यूएनसीआरपीडी की अनुशंसा पे भी आपसे पूछा जाएगा किसकी अनुशंसा पर, तो बताइएगा यूएनसीआरपीडी का एक कन्वेंशन हुआ था, उसी की अनुशंसा पर दिव्यांग अधिकार जो अधिनियम 2016 है उसको लाया गया था। और विश्व के अलग अलग देशों ने दिव्यांगों को अलग अलग प्रकार के कुछ अधिकार ही प्राप्त थे, जिस कारण यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी 2006 में यह निर्णय लिया गया कि विश्व के सभी देशों में एक प्रकार के अधिकार दिव्यांग को देने की ज़रूरत है। देखिए मतलब ऐसा था कि जितने भी मतलब अलग अलग कंट्री जो है अपने यहाँ दिव्यांगों को अलग अलग तरह के अधिकार दिए थे। तो ये जो कन्वेंशन हुआ था, इस कन्वेंशन में ये कहा गया कि सभी मतलब पूरे जितने भी लोग इस कन्वेंशन पर हस्ताक्षर कर रहे हैं वो सभी अपने यहाँ सभी दिव्यांग बच्चों को एक जैसा अधिकार देंगे। जो अलग अलग सबको अधिकार मिलते थे, तो मान लीजिए कि कोई जागरूक है, कोई दिव्यांग जागरूक है, तो उसको पता है कि यहीं जो है यहाँ अमेरिका में जो है वो अलग जो है बच्चों यहाँ दिव्यांग बच्चों को एक अलग तरह का अधिकार जो है वो दिया जा रहा है, उनको बहुत ज़्यादा छूट दी जा रही है सरकारी नौकरी में, हमें भी मिलना चाहिए। तो इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट को रोकने के लिए यूएनसीआरपीडी का एक कन्वेंशन हुआ और उसमें कहा गया कि जो हम सभी दिव्यांगों को, हर जगह के दिव्यांगों को, अलग अलग कंट्री के दिव्यांगों को अलग अलग तरह की सुविधाएं दे रहे हैं, तो एक ऐसा कानून बनाइए कि हम सभी को जो है वो जितने चाहे जहाँ के दिव्यांग हो उनको लगभग समान अधिकार दे सके, लगभग समान अधिकार देने की बात की गई थी। तो उसके लिए ये कन्वेंशन हुआ था और सभी देशों में एक ही प्रकार के मतलब एक प्रकार के अधिकार देने की ज़रूरत जो है वो महसूस की गई थी। तो इसी के बेस पे जो है आपका पीडब्ल्यूडी आता है मतलब जो आरपीडब्ल्यूडी आता है 1995 के कानून को फिर समाप्त कर दिया जाता है और ये कानून बनाने का जो है वो फैसला लिया जाता है। तो आपसे पूछा, ये चीज़ें आपसे पूछी नहीं जाती हैं बट आप याद रखिएगा 2014 में 7 फरवरी 2014 को ये संसद में पेश किया जाता है, 14 दिसंबर 2016 के लोकसभा में ये पारित किया जाता है। जब आप थ्योरी लिखेंगे तो ये सारी चीज़ें अगर आप लिखते हैं तो उससे क्या होगा कि एक बेहतर प्रभाव पड़ता है, एग्जामिनर आपको बेहतर मार्क्स देगा। इस विधेयक को राज्यसभा में 16 फरवरी 2017 को पारित किया जाता है। 27 दिसंबर 2016 को दिव्यांग अधिकार अधिनियम जो है वो लागू हो जाता है, मतलब ये राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षरित होता है। और उसके बाद जो है 2016 में, तो उसके बाद 27 दिसंबर 2016 को इसलिए राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षरित होता है क्योंकि आप जानते हैं कोई भी विधेयक है वो कानून तब बनेगा जब उस पर राज्यसभा, लोकसभा और जो राष्ट्रपति हैं वो तीनों द्वारा वो पास किया जाएगा। तो ये आपका बनता है 2017 में जो है इसे लागू किया जाता है। 19 अप्रैल 2017 को ये आपका लागू कर दिया जाता है। और आपसे पूछा जाएगा कि कुल अध्याय कुछ में पूछा जाता है दिव्यांगता कितनी है, यही इंपॉर्टेंट है आपका। तो बताइएगा 21 जो है वो दिव्यांगता इसमें शामिल की गई थी। नाम देख लीजिए कौन कौन सी दिव्यांगता है, बाकी आपने नोट्स में मेंशन किया होगा। जिसमें अगर हम बात करते हैं तो लोकोमोटर डिसेबिलिटी है, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है, लेप्रोसी कर्स है जिसे आपको स्ट्रोक मुक्त कहते हैं, ड्राफ्टिज्म है जिसे आप बौनापन कहते हैं, प्रमस्त की पक्षाघात है, तेजाब पीड़ित है और दृष्टिबाधिता है, अल्प दृष्टिबाधिता है। यहाँ पे बधिरांधता आपकी हो जाती है, वाक और भाषा निशक्तता आपकी हो जाती है, बौद्धिक अक्षमता है और आपका लर्निंग डिसेबिलिटी आपकी है, फिर स्वप्राणता आपका इसमें आता है, मानसिक रुग्णता आपका है और मतलब मल्टीपल स्क्लेरोसिस है।
पार्किंसंस रोग इसमें आता है, हीमोफीलिया है, थैलेसीमिया है, सिकल सेल डिसीज़ आपका इसमें आता है। और अगर इसमें बात करते हैं तो आपका जो बहुदिव्यांगता है, जिसे आप मल्टीपल डिसेबिलिटी कहते हैं, तो वो मल्टीपल डिसेबिलिटी आपका आता है। तो इस तरह से कुल 21 डिसेबिलिटियों को जो है इसमें शामिल किया गया था। तो ये आप याद रखेंगे कौन कौन सी 21 डिसेबिलिटियाँ हैं। थोड़ा सा थोड़ी नॉलेज हम सभी डिसेबिलिटियों के बारे में लेंगे। एक चीज़ छूट गई है, उसको भी नोट डाउन कर लीजिएगा कि पीडब्ल्यूडी में जो है वो 4 प्रकार, मतलब पीडब्ल्यूडी में जो है वो 3% की सरकारी नौकरियों में छूट दी गई थी। वहीं पे आरपीडब्ल्यूडी में अगर हम बात करते हैं तो वो 4% थी। ठीक है, तो ये आपसे पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो वहाँ पे मेंशन नहीं था और मेरे दिमाग से नहीं था, तो अभी याद आया, तो फिर आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो ये 21 डिसेबिलिटियाँ हैं। ऊपर सारी डिसेबिलिटियाँ मैंने आपको बता दिया कि कौन कौन सी 21 डिसेबिलिटियाँ जो हैं वो आप में शामिल हैं। ठीक है, और बाकी सारी डिसेबिलिटियों को हमें आगे भी कवर करना है, तो वहीं पे हम एक एक डिसेबिलिटियों के बारे में जो है वो क्लियर करेंगे, क्या क्या डिसेबिलिटियाँ जो है वो हम इसमें शामिल किया गया था। अब यहाँ से अगर हम बात करते हैं 1.4 में, अब आपके अक्षमता के जो कारण हैं, रोकथाम है, ये सारी चीज़ें हैं जिसको हम एक नेक्स्ट वीडियो में कर रहे होंगे और आपके एग्ज़ाम तक ये आपका कंप्लीट करवा दिया जाएगा। तो उसके लिए परेशान ना होइएगा, बस धैर्य के साथ पढ़ते रहिएगा। 1-2 दिन की ये प्रॉब्लम है, उसके बाद एक लंबा सेशन लेकर के मैं सारी चीज़ों को वो क्लियर कर दूँगी। तो मिलेंगे एक नया वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, बिल्कुल परिवार की तरह जुड़े रहिए और भरोसे के साथ है कि अगर आप जुड़े रहते हैं तो जितना मैटर यूट्यूब पे डाल दिया गया है, मतलब बहुत सारे वीडियोस पड़े हुए हैं, अगर आपको जो है एक रिवीजन के तौर पे हम आपके साथ ये सेशन चला रहे हैं, और अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो पूरा वीडियो पड़ा हुआ है, प्लेलिस्ट भी बना दिया है मैंने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपको मिल जाएगा हर सब्जेक्ट के, आपका जिस भी सब्जेक्ट में बैक है उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रीवियस करवा रखा है, आप उसको देख सकते हैं। नोट्स टेलीग्राम से ले सकते हैं, जितना संभव हमसे हो पाएगा वो हम आप लोगों के लिए करेंगे। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अच्छे से पढ़ाई करिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।